जय हिंद। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर आप सबों का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंसी है और आज के कम्पिटिटिव युग में हमारे इंडियन पॉलिटी से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वह बहुत ही व्यवहारिक और ट्रेडिशनल के साथ साथ करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि जो आर्टिकल बेस है वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी इम्पोर्टेंसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर में इंडियन पॉलिटी को एक इस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि हमें सिलेबस के बारे में पता चले और किसी भी एग्जाम में जो कॉमन एग्जामिनेशन है जैसे कि एसएससी हो, बीपीएससी हो, बीपीएससी या टीचर्स हो या दरोगा का एग्जाम हो या यूपीएससी का जो पीटी एग्जाम होता है वहां तक का जो प्रयास करते हैं कवर करने का, उस सारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग सिलेबस पर चर्चा करते हैं और आज फर्स्ट लेक्चर होगा हमारा इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी के सिलेबस के इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ कुछ खास फीचर को जो कम से कम समय में पूरे इंडियन पॉलिटी को हम इंट्रोड्यूस करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा आज का सेक्शन है इंडियन पॉलिटी। देखिए, इंडियन पॉलिटी मतलब भारतीय राज व्यवस्था, इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय राज व्यवस्था। ठीक है, जो जूनियर क्लास में आप पढ़े होंगे जो सिविक्स का सेक्शन है। स्ट्रक्चर ओरिजिनली हमारी राज व्यवस्था का मतलब होता है राज्य के संसाधनों के लिए सारी व्यवस्था का अरेंजमेंट करना। अच्छा, राज्य के लिए संसाधनों का व्यवस्था करना ही राज व्यवस्था है। तो किस तरह का संसाधन? इकोनॉमिकली संसाधन नहीं बल्कि पॉलिटिकली जो मशीनरी है उसको सेटअप करना। उसके लिए ब्रिटिश काल में सबसे पहले हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखी गई थी वहां से हम लोग शुरू करना पड़ता है इंडियन पॉलिटी को, क्योंकि भारत में जो मुगल पीरियड था या मुगल पीरियड से पहले दिल्ली सल्तनत का जो सिस्टम था हमारे देश में शासन का, वह सिस्टम एक ट्रेडिशनली था, राजतंत्र था, जहां पर दिल्ली सल्तनत में पूरी तरह से सुल्तान के द्वारा शासन किया जाता था और सुल्तान का मतलब खलीफा का प्रतिनिधि के रूप में शासन होता था, इस्लामिक शासन, जहां पर जो उनकी जो मजहब थी उसी से रिलेटेड कुछ मामलों में बहुत ही प्रभावित कानून व्यवस्था होता था, जिसे जन कल्याण की बातें कम, धर्म और जन कल्याण दोनों की बातें हो सकती है, थोड़ा सा इग्नोरेंस करके दोनों का इक्वलिटी के आधार पर शासन किया जाता था। लेकिन मुगल काल में जो बादशाह का शासन था वह सुल्तान की तरह नहीं हो करके बल्कि अल्लाह का, जो इस्लाम में अल्लाह होते हैं, जो गॉड की तरह होते हैं, उसी के प्रतिनिधि के रूप में प्रशासक जो था यानी कि बादशाह जो था अपने आप को रिप्रेजेंट किया और उसके तहत वो शासन किया। उसमें भी कुछ शासक ऐसे हुए जिन्होंने पूरी तरह से धर्म को आधार बना करके शासन करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ खास थे जो धर्मनिरपेक्षता को आधार बनाया। लेकिन धीरे धीरे जब मुगल समाप्त हुआ तो भारत में, वैसे यूरोपियन का आगमन दिल्ली सल्तनत के शासन काल में ही हुआ था, लेकिन जब दिल्ली सल्तनत के बाद जब मुगल आया तो वहां पर यूरोपियन कंपनी एक व्यापारी कंपनी से कन्वर्ट हुआ भारत में एक राजनीतिक इकाई के रूप में और धीरे धीरे भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही कानून व्यवस्था को एक व्यवस्थित ढंग से इंट्रोड्यूस करने के बाद सेटअप करने की परंपरा डेवलप हुई। धीरे धीरे भारत में राष्ट्रीयता का भी विकास होने लगा था। वैसे राष्ट्रीयता पहले भी था, लेकिन जब ब्रिटिश काल में या यूरोपियन काल में जो राष्ट्रीयता थी वह कुछ अलग राष्ट्रीयता थी। तो इसी राष्ट्रीयता का परिणाम हुआ कि भारत में संवैधानिक डेवलपमेंट हुआ। तो इंडियन पॉलिटी का हम 2 सेक्शन में अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बातों को हम लोग आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला भाग जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है इसको हम लोग एक तरह से इस तरह से टॉपिक करते हैं जहां पर एक व्यापक तौर पर जो जितनी भी
अधिनियम होता है ब्रिटिश काल में, उसके बारे में जानते हैं। और दूसरा सेक्शन जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को देखते हैं। प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का मतलब होता है संविधान का प्रावधान। जो भारत के संविधान का प्रावधान था, तो दो सेक्शन में हम लोग इसको करके पढ़ते हैं। जैसे इसके अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं सबसे पहले, ठीक है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होता है वह डिफरेंट एक्ट के माध्यम से होता है। पहला चैप्टर हम लोग देखते हैं डिफरेंट एक्ट। डिफरेंट एक्ट में कई एक्ट होता है और जिसकी शुरुआत ओपनिंग जो होता है डिफरेंट एक्ट में, जो सबसे पहला एक्ट बनता है वह रेगुलेटिंग एक्ट से होता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात हम लोग करना होता है। इसमें क्या प्रोविजन था उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग ये देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो इंडिया में हुआ और डिफरेंट एक्ट जो अलग अलग समय पे बना वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट था। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो था पहला एक्ट था, इसमें किसी न किसी रूप में संवैधानिक डेवलपमेंट भारत में हुआ। इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट जो था वह 1784 में बना था। इसमें भी कुछ संवैधानिक प्रोविजन किया गया। इसके बाद जो आता है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट जो है 1791 की बात आती है और 1791 में जो चार्टर एक्ट आया था उसमें भी कुछ रेगुलेटिंग एक्ट की तरह ही कुछ खास प्रोविजन किया गया था। और वो क्या प्रोविजन था, तो एक तरह से कह सकते हैं 91 नहीं बल्कि 93 था। ठीक है, ओके। इसके बाद आता है जो अगला जो महत्वपूर्ण एक्ट था वो था चार्टर एक्ट 1813 का। ठीक है ना। इसके बाद चार्टर एक्ट 1833 हुआ। इसमें जितनी भी बातें थी वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया जाता था, लेकिन यह किसी न किसी रूप में कोई न कोई प्रावधान को डेवलप करता था जो कॉन्स्टिट्यूशनली थी। जैसे कि आपको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 ईस्वी में बना, लेकिन उससे पहले भी बहुत ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भारत में बन चुका था, जैसे इंडियन एसोसिएशन था और भी कई संस्था थी जो भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की मांग किया जा रहा था भारतीयों के द्वारा, जो पढ़े लिखे लोग थे। उसी का परिणाम था कि भारत में इस तरह का डेवलपमेंट हुआ। और दूसरी तरफ ये भी देखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था उसमें कन्वर्जन आना शुरू हो गया। एक तरफ हुआ जो ट्रेडिंग सिस्टम था, उसका जो ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव था उसको गौन किया जाने लगा और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को वह डेवलप किया जाने लगा। उसके समक्ष पॉलिटिकल इशूज बनने लगे और उसका साम्राज्य स्थापित होने लगा। यहाँ पर 1764 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था बक्सर की लड़ाई। और उस बक्सर की लड़ाई के बाद तो ब्रिटिश हावी हो गया था और बंगाल में उन्होंने इनडायरेक्टली अपना पकड़ भी जमा लिया था और शासन भी शुरू कर दिया था। उसी का परिणाम था कि 1833 तक ब्रिटिश साम्राज्य का यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वह एक बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी से डेवलप होकर के पूरे इंडिया में हो गया और इंडियन गवर्नमेंट का स्थापना हुआ। और इंडियन गवर्नमेंट की तरह इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्थात इंडियन जो इंडिया का जो प्रशासक के रूप में था वह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। वैसे लॉर्ड जो कैनिंग था वह अंतिम गवर्नर था, लेकिन यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी के काल में एक चार्टर एक्ट बना। चार्टर एक्ट वो था 1853 में। इस 1853 में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ। सारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में क्या क्या प्रोविजन किया गया हम इसको बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम ये सिर्फ दिखाना चाह रहे हैं कि किस किस अधिनियम में भारत में कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद आता है 1858 का, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना। वो था 1858 का।
आपको पता है कि सिपवाय म्यूटनी हुआ था 1857 में, और वो जो म्यूटनी हुआ था, विद्रोह हुआ था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रिस्पॉन्स पर हुआ था, और उसका सारा इल्जाम ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी पर लगाया। और इस एक्ट के तहत एक तरह से कह सकते हैं कि शासन का कन्वर्जन हुआ और कंपनी से शासन शिफ्ट हो गया ब्रिटिश क्राउन के पास। उसके बाद धीरे धीरे और भी कई एक्ट बना, जिसमें एक एक्ट बहुत ही प्रमुख था, वो था चार्टर एक्ट 1861। 1861 का जो चार्टर एक्ट था वो बहुत ही फेमस था, और इसमें जो प्रोविजन किया था रेगुलर रूप में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का एक इकाई के रूप में माना जाता है। इसके बाद यहाँ पर 1858 में ही ब्रिटिश क्राउन का शासन जब आया, तो यहाँ पर कंपनी खत्म हो गई और ब्रिटिश सम्राट जो था डायरेक्ट शासन करने लगा था। तो एक तरह से आम लोगों ने एक्सेप्ट भी किया कि ब्रिटिश क्राउन को, और से वह काफी राहत महसूस किया। लेकिन जब पढ़े लिखे लोगों ने इसका अनुभव किया तो देखा कि ये शासन का जो सेंटर था वो बदल गया जरूर, लेकिन शासन का जो नेचर था उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, बल्कि एक्सप्लॉयटेशन और भी बढ़ गया। इसके बाद का अधिनियम जो आता है वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1809 आता है, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट भी कहा गया। इसके बाद इसी तरह का एक्ट आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1890। फिर आया एक इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1935। और इसके बाद जो एक्ट आया वह कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन आया 1946 में। और इस मिशन के तहत दो तरह का प्रोविजन किया गया। एक अंतरिम गवर्नमेंट बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और इस अंतरिम गवर्नमेंट में ये कहा गया कि जब तक भारत में संविधान नहीं बन जाता है तब तक प्रशासनिक व्यवस्था इसी गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। और दूसरा जो प्रोविजन था वह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो संगठन था, सेटलमेंट था, इसी का मूल उद्देश्य था भारत में कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट करना। और इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सिफारिश पर 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन पर में अथक प्रयास से संविधान का निर्माण किया गया, जिसको फाइनली कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर हुआ। कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर हम लोग यहाँ पर एक इस डेवलपमेंट के बाद जो है ना, वो एक टॉपिक हम लोग अलग से पढ़ते हैं, जिसमें कैबिनेट मिशन का क्या जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होता है उसकी बात होती है। तो यहाँ पर एक और टॉपिक हम लोगों को देखना होता है, वो है कौन सा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। असेंबली को हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें ये दिखाया जाता है कि भारत में संविधान बनाने की प्रोसेस जो थी वो किस तरह था, और वो कौन कौन से कमेटियों के माध्यम से संविधान बनाया गया। इसके बाद जब संविधान यह बन गया तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को एडॉप्ट किया गया। और उसका जो एडॉप्ट करने से पहले जो संविधान विभिन्न समितियों के द्वारा बनाया गया, उसको फाइनली BR अम्बेडकर के अध्यक्षता में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बना था। उस सब का हम लोग इसी सेक्शन में पढ़ेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसी के बाद। और इसी के प्रयास से जो संविधान बना, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। और 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, उस संविधान में जो प्रोविजन था वो क्या था, यहाँ पर हम लोग देखें। लेकिन उससे पहले हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद भी सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी एक चैप्टर आता है, कॉन्स्टिट्यूशन। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, सोर्स क्या क्या है, किस किस देशों से कौन कौन से संविधान को लिया गया है, भारत के संविधान का स्पेशलिटी क्या है, स्पेशलिटी
भी, अर्थात इसकी विशेषता क्या है उसको भी देखना होता है कि हमारे देश की संविधान का क्या स्पेशलिटी है। सोर्स और स्पेशलिटी के बाद जो है ना, ये हम लोग डायरेक्ट आते हैं भारत के संविधान में, जो कहाँ कहाँ से संविधान लिया गया। और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हो गया, तो उस संविधान का ओरिजिनली संविधान का जो पार्ट था वो कितने पार्ट था, जो ओरिजिनल संविधान था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था, उसमें कहा गया था कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 22 पार्ट 395 आर्टिकल्स, और एक तरह से कहा जाए कि 8 शेड्यूल्स जो था, ये 8 शेड्यूल्स था। इस सब को हम लोग अलग अलग करके पढ़ते हैं। यह भी एक खास टॉपिक होता है, किस भाग में कौन सी व्यवस्था है और किस आर्टिकल्स में उसका रेंज कितना, आर्टिकल्स से क्या कितना है। साथ ही साथ शेड्यूल्स जो ओरिजिनली 8 शेड्यूल्स था वो कौन कौन से हैं और उसमें कौन कौन से प्रोविजन किए गए हैं। भले आज के डेट में 25 पार्ट्स है और 450 से ज़्यादा भी आर्टिकल्स हो गया है और 12 शेड्यूल्स है, 12 शेड्यूल है। इन सब को हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। और यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखते हैं, जो सबसे पहले इस पार्ट में जो देखते हैं, जो बी सेक्शन होता है, वह प्रियम्बल से शुरू होता है। प्रियम्बल, ये प्रियम्बल वैसे संविधान का भाग नहीं है, फिर भी प्रियम्बल को हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग का जो शेड्यूल्स है, जो अभी वर्तमान में 12 शेड्यूल्स है, वो सभी शेड्यूल्स को हम लोग इसमें देखेंगे। और उसके बाद जो विभिन्न पार्ट्स और आर्टिकल्स है उसको एक रेगुलर रूप से करते रहेंगे। और तब हम लोग इसमें सिटीजनशिप को देखते हैं। पहले तो यूनियन स्टेट्स